हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट द्वारा लेवल 2 का जो एग्जाम लिया गया है उस एग्जाम के गणित के 30 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखो, हमारे सामने आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 कोष्टक 2x माइनस 1 माइनस x/2 बराबर 10/3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11x प्लस 21/2। इनका मान हमें पूछा है। तो देखो, इस समीकरण के जो अंश है उसमें कितना आ रहा है 4 3 2 3, तो इनका लय से कितना हो जाएगा 12। तो दोनों तरफ हम किससे गुणा कर दें, दोनों तरफ 12 से गुणा कर दें। तो यहाँ देखो, यहाँ हम 12 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ किससे गुणा कर दें, दोनों तरफ हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना, मैं 7 के साथ गुणा भी कर रहा हूँ, 3x माइनस 3। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा 3, 7 21 माइनस 3 माइनस, यहाँ से देखो ये कटेगा 4 8 8x। देखो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। अब देखो 4 अंदर गुणा होके आएगा तो 4 इस कट के कितना बचेगा 2 2 माइनस 2x बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में 12 से गुणा किया तो बराबर में कितना आ जाएगा 40। अब देखो इनको आसानी से सोल्व कर लो। तो यहाँ कितना बच जाएगा 11x, कितना बच जाएगा 11x, और बराबर में कितना हो जाएगा, देखो ये 2 है प्लस का, 3 है माइनस का, तो बाएं पक्ष में माइनस का 1 बचेगा, उस पक्ष में जाके कितना हो जाएगा 41। इसका मतलब 11x बराबर 41x। हमें 11x प्लस 21 का मान पूछा है, तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूं 21 को ऐड कर दूं, 21 ऐड करके किसका भाग दे दूं 2 का भाग दे दूं। तो 41 प्लस 21 कितने हो गए 62, और 62 का आधा कितना होता है 31। इसका उत्तर क्या होने वाला है 31। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 5 कोष्टक 2x माइनस 4y प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 6 के गुणनखंड पूछे। और हमें पता है गुणनखंड पर में हमें क्या कहती है कि x माइनस a, अगर f x का एक गुणनखंड है तो f a बराबर कितना होगा 0, f a बराबर 0 होगा। उस प्रमेय से हम देखने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों, ऐसे तो इसका सॉल्यूशन बड़ा होने वाला है, हम ऑप्शन से इन क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में x बराबर, देखो ऑप्शन y बराबर में अगर 0 ले लूँ, y बराबर 0 ले लूँ तो देखो ऑप्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला ऑप्शन x प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा, या 3x माइनस 1 हो जाएगा, या 2x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 4x प्लस 3 होगा, ऑप्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ y बराबर में 0 रख देता हूँ, y बराबर क्या रख देता हूँ 0। तो ये अपने पास समीकरण क्या बचेगी, अगली समीकरण ये बनने वाली है अपने पास। बस देखो अब एकदम आसान हो गया, 24x स्क्वायर माइनस ए प्लस का 10x माइनस 6। अब इसके हमें गुणनखंड देखने, और वो उत्तर ऑप्शन ये है। देखो इतना आसान हो गया हम देखने पे। अब देखो इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखो इसके गुणनखंड देखना एकदम आसान है। अब आप इसको श्रीधर आचार्य से देखेंगे गुणनखंड, तो माइनस का 5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a का मान 12 है, प्लस c का मान कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस गुणा 3 बट्टे 2 गुणा 12। तो देखो इनको गुणा करेंगे हम, देखो इनको गुणा करेंगे, 4 को 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, और 48 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 या 144, और 144 में 5 का स्क्वायर 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 5 प्लस माइनस ऊपर आ जाएगा 169 बट्टे 24। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा प्लस माइनस 13 बट्टे 24, 13 बट्टे 24। तो देखो एक बार प्लस का लेंगे तो कितना बन जाएगा ऊपर 8 बट्टे 24, एक बार माइनस का लेंगे तो 18 बट्टे 24। 8 बटे 24 का मतलब 1/3। तो बताओ किस ऑप्शन से 1/3 आ रहा है, ऑप्शन 2 से। देखो
बराबर में 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ से 1/3 इस ऑप्शन से आ रहा है। बताओ इस ऑप्शन से आ रहा है, इस ऑप्शन से आ रहा है नहीं। अगला ऑप्शन, यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, यहाँ से x का मान आ रहा है 3/4, वो भी किसका, माइनस का 3/4। देखो इसको 6 से कट माइनस का 3/4, तो देखो यहाँ से x का मान माइनस का 3/4 और 1/3 आ रहा है। तो किन दो ऑप्शनों से आ रहा है, 2 और 4। तो इसके उत्तर क्या बनने वाले हैं, 2 और 4। जिस भी विद्यार्थी ने 2 और 4 में से ऑप्शन किया तो उनको ये वाला क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन होने वाले हैं। तो उनका 2 और 4 जिस विद्यार्थी ने करके हैं उन दोनों का ये सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन में कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 रुपये में खरीदता है और उस पर कितने रुपए अंकित कर देता है, 2500 रुपये अंकित करता है। अब वह इस पंखे को इसके अंकित मूल्य पर 20% की, अंकित मूल्य कितना गया है 2500, इस पर 20% की छूट के साथ साथ नगद भुगतान पर वो क्या कह रहा है, 250 रुपये और अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि ग्राहक को नगद भुगतान करके ग्राहक इसको क्या करता है, नगद भुगतान देके खरीदता है, तो इसका लाभ पूछा है, रुपए में लाभ कितना होगा। बताओ 20% की छूट दे रहा है इस पे, तो बताओ 20% की छूट 2500 पर 20% की क्या दे रहा है, छूट। हमें पता है 10% की छूट कितनी होगी, एक पीछे वाला 0 बोल जाओ, 250। तो 20% की छूट कितनी हो जाएगी, 500 रुपये की छूट होगी। कितनी होगी, 500 प्लस वो क्या कह रहा है, नगद भुगतान कर रहा है, तो कितने की छूट और 250। बतल टोटल कितनी छूट हो गई, 750 की। टोटल छूट कितनी होगी, 725 पे 2500 पर 750 की छूट होगी, तो कितना बचा, 1750। और कितने में खरीद रहा था, 1500 में, और उसको बेच रहा है 1750 में। तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 250 रुपये का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया, 250 रुपये का लाभ हो गया। अगले क्वेश्चन में संख्याएं 4, 10, 12, 24 में क्या जोड़ा जाता है कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है। प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो 3x + 1 का मान क्या होगा, 3x + 1 का मान। तो इनमें प्रत्येक में x जोड़ा जा रहा है, तो संख्या x जोड़ने के बाद में कैसे बन जाएगी, 4x + x अनुपात 10 + x समानुपात 12 + x अनुपात 24 + x। तो इनका क्या होने वाला है, ये हमें पता है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। इनमें क्या होता है, बाहर वालों को गुणा और ये अंदर वालों को गुणा होता है। बाहर वालों को गुणा और अंदर वालों को गुणा। अब देखो बाहर वालों को गुणा, अंदर वालों को गुणा करने वाले। तो देखो इन अंदर वालों को गुणा करेंगे तो 10x + x + 12 + x बराबर 4 + x 24 + x। अब देखो दोनों तरफ, देखो यहाँ से x को x से गुणा करूंगा, x दोनों तरफ से x² का पद कैंसिल होने वाला है। यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से देखो 10 को 12 से गुणा करेंगे, यहाँ से बनेगा 120 प्लस 10 को x से गुणा करूँगा 10x और x को 12 से गुणा करूँगा 12x, तो कितने बन जाएंगे 22x बराबर 4 को 24 से गुणा करूँगा 24 4 96, 4 को x से गुणा करूँगा 4x और 4x को 24 से गुणा करूँगा तो कितने हो गए 24x, तो 4x और 24x 28x, कितने हो गए 28x। अब देखो इस 22x को इस पक्ष में लेके जाएंगे 6x और यहाँ से कितना बचेगा 24, तो x का मान कितना होने वाला है 4, x का मान 4। लेकिन हमें x का मान नहीं पूछा, हमें पूछा है 3x + x, तो 3 × 4 + 1 कितना आ जाएगा 13। तो इसका उत्तर कितने बनने वाला है 13। अगले प्रश्न में हमें क्या पूछा है, ये 3x - 30 डिग्री 2x + 20 डिग्री दोनों क्या है संपूरक कोण है, तो 4x - 4 डिग्री का मान पूछा हमें। 4x - 4 संपूरक कोण है, तो हमें पता है दो कोण संपूरक होते हैं तो उन कोणों का योग कितना होता है 180। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5x - 10 बराबर 180। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 190। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 38। तो 38 का दुगुना में 4 घटाना, 38 का दुगुना 38 दूनी 76 में से 4 गया कितना बचेगा 72। तो इसका उत्तर क्या आने वाला है 72। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो
अगले क्वेश्चन में किसी त्रिभुज पी क्यू आर में किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी और क्यू कोण 30 और 50 है। यदि पी और क्यू के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं तो हमें 2POQ माइनस 10 का मान पूछा है, क्या होगा, मान है क्या होगा। तो देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या एक हमारे पास त्रिभुज है। त्रिभुज में हमें देखो क्या दे रखा है, PQR एक त्रिभुज दे रखा है। इसमें क्या बताया हुआ है, P और Q के कोण के समद्विभाजक। तो हमने P कोण का समद्विभाजक बनाया, ये समद्विभाजक। हमने Q कोण का समद्विभाजक बनाया, Q कोण का समद्विभाजक। और ये कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ O पे मिल रहे हैं। किस बिंदु पर मिल रहे हैं, O। हमें P कोण पूरा P कोण कितना दे रखा है 30 और Q कोण कितना दे रखा है पूरा 50। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, कितना हो जाएगा 100। तो हमें पूछा है POQ कोण। तो देखो P हमें पूछा है POQ कोण, POQ कोण कितना होगा POQ कोण। हमें पता है ये समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं तो POQ कोण क्या होगा POQ कोण, POQ कोण क्या होगा 90 प्लस इसके जो शेष रह गया उसका आधा 100/2। तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री, कितना हो जाएगा 140 डिग्री। कितने बनने वाला 140, यहाँ क्या कर रखा है 2 गुणा 140 माइनस 10 डिग्री। तो 140 का 2 गुना 280 और उसमें से कितना माइनस कर रखा है 10। तो कितना उत्तर बनने वाला है इसका उत्तर 270। क्या उत्तर बनने वाला है 270। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, निम्न मापों में से एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती है, ये पूछा है। कैन नॉट फॉर्म द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं बन सकती है। तो देखो अब देखो ये है 4.5 6 7.5। देखो ऐसे देखना मुश्किल है। अब देखो इनको मैं 10 से गुणा कर देता हूँ, ये 45, ये कितना हो गया 60, ये हो गया 75। किससे कट रहा है 15 से 3 4 और 5 क्या हो सकते हैं, ये वाला हो सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं, हमें नहीं पूछा। ये देखो 8 16 12, देखो 4 से भाग जा रहा है तो कितना बन जाएगा 2, ये कितना बन गया 4, ये 3, 2 3 4 राइट एंगल की भुजाएं हो सकती हैं, नहीं होती। देखो बड़ी भुजा का हमें पता है कि बड़ी भुजा का वर्ग और शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के बराबर आना चाहिए। क्या बराबर आएगा, क्या नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा 13। क्या 16 बराबर नहीं। ये देखो इसको भी हम 10 से गुणा कर देंगे तो 25 65 और 60। अब किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 13 और 12, 5 12 13। ये ट्रिपलेट होते हैं समकोण त्रिभुज में। इसी प्रकार देखो इसको भी आसानी से चेक कर सकते हैं, 3 4 5 3 4 5। तो ये भी क्या होता है समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होते हैं। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है, इसका उत्तर बनने वाला है 2 नंबर। 3 4 5 5 12 13 7 24 25। इसी प्रकार बहुत से ट्रिपलेट होते हैं। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है 2 नंबर। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन समिति नहीं होती है। तो देखो ई को हम घूर्णन करवाएं 180 डिग्री घुमाएं तो हमें पता है इसको जैसे हम 180 घुमाएंगे तो ये एकदम उल्टा हो जाएगा। क्या इसको घुमाएंगे तो ये घूर्णन समिति हो जाएगी, यस हो जाएगी। एच को घुमाएंगे ये हो जाएगी। ओ में तो कितनी बार घुमाओ आप, ओ को कितनी बार घुमाओ इसमें हमेशा समिति रहेगी। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है ई। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में PR और QS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। OP बराबर कितना दे रखा है x + y सेंटीमीटर, OQ बराबर 20 सेंटीमीटर, OR बराबर 16 सेंटीमीटर, OS बराबर y + 7 सेंटीमीटर। तो ये हमें मान पूछा है, इसका मान क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज है PQRS, ये समांतर चतुर्भुज है। इनके विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इनके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। ये हमें कितना दे रखा है, हमें OP बराबर दे रखा है x + y
और हमें पता है OP बराबर x प्लस OR बराबर 16। बाद में OQ बराबर कितना दे रखा है 20, जबकि OS बराबर कितना दे रखा है y प्लस 7। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब x प्लस y बराबर कितना बनने वाला है 16 और y प्लस 7 बराबर कितना बनने वाला है 20। तो y का मान कितना आ जाएगा इस दूसरे समीकरण से, कितना आ जाएगा 13। y का मान 13 हो गया तो x का मान कितना होगा, x का मान 3, कितना होगा 3। तो x का मान 3 होगा तो x का मान यहाँ रख दें 7 गुणा 3 माइनस 13, कितना आ जाएगा 8, कितना बन जाएगा 8। अगला क्वेश्चन किसी समलम के परिमाप व क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं, परिमाप है क्षेत्रफल दे रखे हैं। इनकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें पूछिए। अब देखो हमें पता है समलम चतुर्भुज में दो तो समांतर भुजाएं होती हैं, दो तो क्या होती हैं समलम चतुर्भुज में ट्रेपेजियम में दो तो होती हैं समांतर भुजाएं और दो होती हैं असमांतर भुजाएं। इन दोनों का योग हमें कितना दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20। और टोटल परिमाप कितना है, टोटल परिमाप 52 है। तो 52 में से 20 घटा देंगे तो किन दो भुजाओं का योग आ जाएगा, दो समांतर भुजाओं का योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32। कौन सा योग है समांतर भुजाओं का योग। और हमें पता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी हमें पूछिए तो इसको क्या मान लेंगे h। तो यहाँ से क्या आएगा 16। तो 16 गुणा h बराबर 128। तो h का मान यहाँ से कितना आएगा 128/16, 128 और 128 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा 16 × 128। तो कितना उत्तर बनने वाला है 8, कितना बनने वाला है 8। अगले में क्या पूछा है, अगले में किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, इसकी एक भुजा 6 मीटर की है। तो किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस खेत के विकर्ण को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। उसमें एक भुजा दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 6। तो यहाँ से दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी 8, कितनी आ जाएगी 8 मीटर। दूसरी भुजा कितनी आ गई 8। अब हमें पता है ये आयत है, आयत की एक भुजा 8 हो गई, एक हो गई 6। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये समकोण कितना 90 डिग्री। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया नीचे वाला, कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज 8 6 8 10। तो विकर्ण कितना आ जाएगा 10। अब उसको ये 10 मीटर चलना है और जबकि कितने मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। तो 10/20 और ये किस में आएगा मिनट में आएगा। तो मिनट को किस में चेंज कर लेंगे सेकंड में। तो कितना आ जाएगा 30, कितनी मिनट आ जाएगी 30, कितनी मिनट आ जाएगी 30 मिनट आने वाली है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है 8 6 10 वाले 3 धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस घन बनाया जाता है। तो इस घन की भुजा क्या होगी। तो इन 3 ठोसों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो उस घन का आयतन, उसकी भुजा हम a मान लेते हैं। तो उसका आयतन क्या होगा a की क्यूब। वो किन के आयतनों के बराबर होगा, इन तीनों के आयतन 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। हमें पता है 8 का क्यूब 216, 8 का क्यूब हमें पता है 8 का क्यूब कितना होगा 512, 6 का क्यूब 216, 10 का क्यूब 1000, कितना हो जाएगा 1000। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1728। तो a का क्यूब बराबर 1728। तो किसका घन 1728 होता है, तो किसका होता है 12 का, किसका होता है 12 का। अगला क्वेश्चन प्रेक्षणों, ये प्रेक्षण दे रखे हैं, इनका माध्यक व बहुलक, इनकी मीडियन और मोड का हमें क्या याद करना है, मीन याद करना है, उनका माध्य याद। पहले इनका बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक देखो आसानी से जो प्रेक्षण बार बार आता है वो इसका क्या कहलाता है बहुलक। तो देखो बार बार कौन आ रहा है 30 एक बार ही आ रहा है, 61 एक बार ही आ रहा है, 56 2 बार आ रहा है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 56। अब हमें क्या याद करना है माध्यक। पहले प्रेक्षण कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने फ्रैक्शन है 10 फ्रैक्शन है।
और इनको सबसे पहले किस क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 20, फिर क्या आने वाला है, फिर आ जाएगा 26, क्या आने वाला 26, फिर क्या आने वाला 28, फिर क्या आने वाला 30, 30 के बाद में 30 के बाद क्या आने वाला है, 30 के बाद आने वाला है 45, 45 के बाद में 55, 55 के बाद में 56 और बाद में 60 और 61। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गए। अब हमें पता है इनका माध्य याद करना है, माध्य याद करना है। तो एक तो ये पद हो जाएगा, पांचवा पद हो जाएगा, और एक पांचवे के जस्ट आगे वाला कौन सा, इन दोनों का एवरेज लेंगे वो माध्य आएगा। तो देखो अगला कौन सा पद आने वाला है, तो देखो पांचवा पद 1 2 3 4 5 और 6, तो 45 और 55, 45 और 55, इन दोनों का हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्यक। कितना आ जाएगा माध्यक, माध्यक आ जाएगा 50। और माध्यक और बहुलक का हमें क्या याद करना है, मध्य याद करना। तो इनको जोड़ के किसका भाग देना, इन दोनों को जोड़ के किसका भाग देना है, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 53। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है 53, क्या बनने वाला है 53। अब देखो अगला क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड की एक 10 या एक बादशाह, एक 10 या एक बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात की। एक 10 या एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो टोटल पत्ते कितने हो गए 52, ताशों में कितने होते हैं 52, और कितने 10 होते हैं 4, कितने 10 होते हैं 4। या का मतलब प्लस, या का मतलब प्लस लाल बादशाह कितने होते हैं, लाल बादशाह 2, कितने होते हैं 2, लाल बादशाह कितने होते हैं 2, तो 4 + 2 टोटल 2 हो गए। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है, तो इनका कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं घटेगा इनमें से, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो 6/52, 6/52 का मतलब 3/26। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 87 और 123 का भाग देने पर 7 और 3 शेष फल बचे। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें देखें तो 36 का भाग, 36 दूनी 72, क्या शेषफल 7 बचता है क्या, नहीं। बाद में बड़ी से बड़ी संख्या 80 देखेंगे, 80 का भाग इसमें देंगे, 87 में 7 शेषफल मिला, बात सही है। लेकिन 80 का भाग 123 में दें तो शेषफल 3 बचता है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन कटा। फिर बड़ी से बड़ी संख्या 40 देखते हैं, 40 दूनी 80, शेषफल 7 बचता है, ठीक है। 40 या 120, शेषफल 3 बचता है, ठीक है। तो सब बड़ी से बड़ी संख्या को क्या हो जाएगी 40। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का योग ज्ञात करना है। हमें पता है 12 हटेगा, 12 घटे बट्टे में उतने 9 आएंगे। कितने अंकों पर 12 है, 1 अंक पर, दशमलव के बाद में 1 अंक पर 12, तो बट्टे में 1 9 + 9। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग 10/9, और 10/9 का मतलब होता है 1 सही 1/9। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 सही 1/9। इसमें हमें पूछा है सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्नों में अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भिन्नों में अंतर ज्ञात। देखो ये सारी भिन्न, ये वाली भिन्न, ये वाली भिन्न, ये वाली, ये 4 भिन्नों में से 3 भिन्न 1 से लेस देन है, 1 से सारी क्या है छोटी, 1 भिन्न 1 से बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ जाएगी 1 सही 2/7, 1 सही 2/7, इसको लिख देंगे 9/7, इसको 9/, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और सबसे छोटी भिन्न, तो देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, देखो ये इसमें हम भाग दें तो 0.7 पंजो 35, बचे कितने 5, 7 पंजो 35 और बचे 5, 7 7 49, ये 0.57 के अलग अगला इसमें भाग देंगे 16 पंजो 80 और बचे कितने 10, 16 96 देखो। और ये वैसे 0.6, तो इनमें सबसे छोटी कौन सी हुई 9/16। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमें अंतर लेना। तो इन दोनों का हम अंतर लेंगे तो देखो ऊपर 9 का गुणज बनने वाला, ऊपर जो बनने वाला वो 9 का गुणज है, नीचे 112,
इन दोनों का लसागु 112, तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4। अगली, किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, निम्न में से कौन सा उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता? अब देखो 4 लें, अगर हम 4 लें तो 4 का वर्ग 16। क्या किसी संख्या उससे 2 अधिक है? 2 अधिक है, तो वर्ग का इकाई अंक 6 हो सकता है क्या? हो सकता है। वर्ग का इकाई अंक 6 हो सकता है? नो। किसका इकाई का अंक, किस वर्ग का इकाई का अंक? 7। 7 का वर्ग करें 49। क्या उस 2 अधिक है? हो सकता है, तो 9 हो सकता है क्या? 9 भी हो सकता है। 4 का तो हमने अभी देखा है, वर्ग 4 हो सकता है किसी का? हाँ। 2 लें, 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4, अधिक है तो हो सकता है 5, और 5 का हम वर्ग करेंगे 25, तो उस संख्या और उसके वर्ग के इकाई अंक में 2 का अंतर, तो 5 2 का अंतर नहीं है, 2 अधिक नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? क्या उत्तर होने वाला है? उत्तर होने वाला है 5। इसका उत्तर क्या होने वाला है? 5। अगले में पूछा वेयर ए एंड बी आर डिजिट देन, तो देखो यहाँ रख के देखेंगे, देखो 1 रखेंगे या तो 21 बट्टे गुणा 1, क्या हो सकता है? क्या ऐसे करेंगे तो कितना आएगा? 21 हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। अगले वाला रख के देखेंगे हम 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे 125, तो ए का मान देखो 5 आ गया, ए का मान 5 आ गया, ए का मान 5 आ गया और बी का मान 1 है, तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है? 2 नंबर। इसका उत्तर क्या बनने वाला है? 2 नंबर। अगले क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? ए माइनस बी का मान दे रखा है 11/5, और ए इंटू बी का मान 3/4 दे रखा है, ए प्लस बी का मान हमें पूछा है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए बी का मान कितना? 3/4, और यहाँ से 3/4। अब देखो 3/4, यहाँ से कितना आएगा? 3/2, 3/2 उस पक्ष में ले जाएंगे, तो 11/5 का स्क्वायर 3/2। अब देखो हमें चाहिए ए प्लस बी, क्या मैं दोनों तरफ 2ab जोड़ दूँ? 2ab जोड़ दूँ, इधर भी 2ab, ab का मान कितना? 3/4, तो यहाँ से कितना बनेगा? 3/2 बनेगा, 3/2, तो देखो 3/2 बने। अब देखो ये 3/2 और ये 3/2 जुड़ के कितने बनने वाला है? इन 3, और ये देखो ये ए प्लस बी का क्या बनने वाला है? होल स्क्वायर। यहाँ से देखो 11 का स्क्वायर 121/25 प्लस 3, और यहाँ से कितना बनने वाला है? देखो इसका लैस 25 आएगा, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75, और 75 121 में जुड़ेगा तो कितना आएगा? 196/25। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर 96/125, इसका मतलब ए प्लस बी का मान कितना बनने वाला है? 14/5, 14/5 का मतलब 5 दूनी 10, शेष कितना बचा? 4, तो 2 सही 4/5, इसका उत्तर क्या बनने वाला? 2 सही 4/5, 2 सही 4/5। अब आगे हमारे पास जो 10 क्वेश्चन है वो शिक्षण वीडियो के देखते हैं। देखो एक दशमलव संख्या 1.5, 0.25, 1.6, 0.0034, 1.13 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। विद्यार्थी ने इस प्रकार व्यवस्थित किया: 0.23, 0.34, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा। यहाँ तक उन्होंने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, लेकिन आगे देखो 1.6 आरोही बढ़ते क्रम में, यहाँ देखो उसने गलती कर दी। क्या कर दी? गलती। इन कौन सा कथन है? शिक्षिका को विद्यार्थी को दशमलव संख्याओं को क्रमबद्ध करने के नियमों का प्रत्यस्मरण करने तथा तत्पश्चात में व्यवस्थित करने के लिए कहना चाहिए। तत्पश्चात उसने कहना, नियमों के हिसाब से उन्होंने क्या किया? व्यवस्थित तो किया है, लेकिन यहाँ उससे थोड़ी सी गलती हो गई। विद्यार्थी ने उस दशमलव संख्या को बड़ा मानने की एक भ्रांति विकसित हो गई। हाँ, बड़ा मानने की भ्रांति विकसित हो गई, जिसमें दशमलव भाग में अधिक अंक है, वहाँ उसको क्या हो गई? भ्रांति हो गई, भाग में अधिक अंक है। देखो अधिक अंक, ये देखो यहाँ अधिक भाग है, तो इसी हिसाब से भ्रांति पैदा हो गई। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर नंबर 2। अगला क्वेश्चन।
एक शिक्षक ने बच्चों को एक एक इकाई के 6 घन काटने को कहा और फिर पूछा, इन वर्गों का उपयोग करके आप और कितने विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं? सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी? इस क्रियाकलाप को के लिए सबसे कम प्रयुक्त उद्देश्य, सबसे कम प्रयुक्त उद्देश्य क्या? बच्चों को क्षेत्रफल और परिमाप के अधिगम का आकलन होगा। बात सही है, अधिगम का आकलन होगा। याद किए गए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना, कोई सूत्रों को नए संदर्भ में लागू करने वाली बात। बच्चों को सामूहिक कार्य में संलग्न होंगे। बात सही है। सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में होगा, क्योंकि यहाँ नई नई विभिन्न प्रकार की नई आकृति बनाने सीखेगा तो सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित होगा। याद किए गए सूत्रों को नए संदर्भ में लागू करने वाली बात नहीं आने वाली है। अगले वाला क्वेश्चन, एक बच्चा x + 7 = 15 का एक हल इस प्रकार करता है। x + 7 - 7 = 15, x = 15। उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपचारात्मक कार्यनीति क्या होगी? कार्यनीति क्या होगी? वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें। समता की अवधारणा की व्याख्या करें। हाँ, ये बात सही हो सकती है। श्यामपट्ट पर उसी समीकरण को हल करने के लिए बच्चे कहें नहीं। बच्चे को समीकरण हल करने के लिए बहुत सारे सवाल दें नहीं। बच्चे को सवाल सरल भाषा में समझाइए नहीं। तो सही क्या? वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हमें समता की अवधारणा की व्याख्या करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अंकगणित और बीजगणित के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों में कौन सा महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए? कौन से विकसित करने? संबंधों में पैटर्न खोजना, हाँ ये विकसित करना चाहिए। 2005 NCF 2005 ये बात कहता है। बीजगणित या सर्व समीकरणों को याद करने की रटने की बात पर जोर NCF नहीं देता। NCF 2005 रटने की बात पर जोर नहीं देता। संख्याओं के मध्य संबंध देखना, ये बात NCF 2005 कहता है। बीजगणितीय संकेतों को लिखने का गहन अभ्यास करना, ये बात है अभ्यास करने वाली बात है, ये नहीं कहता। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है? ए व सी इसका क्या बनने वाला है? उत्तर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 में आकृति पढ़ाने के बाद शिक्षिका ने एक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा की योजना बनाई। निम्न में से कौन सा इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? आकृति वास्तुकला का अभिन्न अंग है। आकृति वास्तुकला का अभिन्न अंग है। इस प्रकार की यात्रा से विभिन्न वस्तुओं में संबंधों को बढ़ावा मिलता है। तो बात सही है, संबंधों को बढ़ाए। ये गणित की कक्षा में नियमित शिक्षण से विराम, ये देखो ये नेगेटिव बात है, विराम होगा। ये क्या आगे नेगेटिव बात है, ये उत्तर नहीं होगा। क्षेत्र यात्रा CBSE की सिफारिश है नहीं। शिक्षिका ने अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, इसे मजे के लिए उसने छेड़ नहीं, ऐसी बात है नहीं होगी। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है? पहला उत्तर बनने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित की एक शिक्षिका उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा, बेलन के कितने किनारे हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। उमा को चाहिए कि बेलन की आकृति श्यामपट्ट पर बनाइए, उसमें किनारे दर्शाइए। विद्यार्थी के हाथों में बेलन दे और प्रश्न दोबारा पूछे नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। विद्यार्थी को गलत उत्तर के लिए दंडित करे नहीं, ये बात है नहीं होनी चाहिए, दंडित वाली बात है नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर के लिए विद्यार्थी को प्रशंसा करें, उत्तर सही नहीं है तो प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेलन की आकृति को श्यामपट्ट पर बनाकर उनके किनारे दर्शाइए, उन्हें बताइए किनारों के बारे में। अगला, एक शिक्षक बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं कि बड़ी व छोटी पार्श्व छवियां बनाइए। निम्न में से कौन सा गणित की कक्षा में ये क्रियाकलाप कराने का एक उद्देश्य नहीं होगा? नहीं उद्देश्य नहीं होगा। तो देखो वही वर्गाकार ग्रिड है, उसको एक बार छोटा, एक बार बड़ा और एक बार छोटा बनाना है। तो ये क्या है? अंकगणितीय और ज्यामिति को एकीकृत करने में अवसर प्रदान करने के लिए ये बात सही है। ये सर्वक्षमता
वह समानता की अवधारणा, हाँ समानता की अवधारणा की बात करता है, सिमिलरिटी की बात करता है, लेकिन सर्वक्षमता की बात नहीं करता। अगर उसी छवि को बनाने की बात करता कि उसी छवि को दोबारा बनाएंगे तब सर्वक्षमता की बात आती, तो ये उत्तर नहीं होने वाला है। विभिन्न परिस्थितियों में अनुपात समानुपात की अवधारणा को लागू करने की बात है। देखो एक उसी आकृति का एक बड़ा और एक छोटा प्रतिबिंब, तो ये अनुपात समानुपात की अवधारणा पर जोर देता है और भिन्नों के अनुप्रयोग पर अभ्यास प्रदान करता है। ये बात भी सही होने वाली, तो इसका उत्तर क्या सही नहीं होने वाला है, 2 नंबर। गणित में बंद सिरे वाले पर्सन निम्न में से किन्हें बढ़ावा नहीं देते, किन्हें बना, तो बंद सिरे वाले पर्सन किन्हें बढ़ावा नहीं देंगे। तो देखो बंद वाले एक तो ओपन वाले क्वेश्चन होते हैं, एक बंद वाले क्वेश्चन होते हैं, क्लोज वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो बंद वाले जो पर्सन हो गए वह अपसारी चिंतन पर जोर नहीं देंगे, अपसारी चिंतन पर जोर नहीं देंगे, रचनात्मकता पर जोर नहीं देंगे, उत्तर स्तरीय चिंतन पर जोर नहीं देंगे। ये जोर देंगे क्लोज वाले, ये सॉरी क्लोज नहीं, ओपन वाले क्वेश्चन इन पे जोर देंगे। ओपन वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं क्या, ओपन वाले वो क्वेश्चन इन पे जोर देते हैं, इन चीज़ों, और इनमें बढ़ावा नहीं देने की बात की तो ACD होगा। ये केवल बंद सिरे वाले हैं, वो अभिसारी चिंतन पर बल देते हैं, तो इसका ACD इसका उत्तर होने वाला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणित में विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। गणितीय पदों की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, गणितीय शब्दों में अमूर्तन के प्रयोग से समझना, दैनिक जीवन में परिस्थितियों से संबंधित समस्या को हल करने के लिए सीखी गई गणितीय अवधारणा का प्रयोग करना। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गणितीय तथ्यों का कारण देना, ये भी क्या है, गणितीय तथ्यों का कारण देना, ये भी क्या है, गणित में विद्यार्थियों आकलन का हिस्सा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना। उनको परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण है, उनका हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या की कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकता, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकता। तो ये बात किसने कही गई थी, महावीर द्वारा की गई थी। तो देखो इन हमने 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखा है। आपके कितने क्वेश्चन 30 में से सही हो रहे हैं, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है।